सो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज एक नए टॉपिक के साथ। जैसा हमने वादा किया था कि धीरे धीरे एक एक करके सब टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको देंगे। तो आज का टॉपिक है रोल, प्रोटीन का रोल। प्रोटीन रोल इन बॉडी बिल्डिंग, विच इज द बेस्ट एंड व्हाई। आप लोग कौन कौन से प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसके ऊपर एक बिल्कुल बेसिक बेसिक, कोई हैंकी पैंकी नहीं, इतना लेमैन तक अपन थोड़ा देखेंगे आज की स्लाइड्स में कि किसी को भी समझ में आए। चलिए शुरुआत कर। सो प्रोटीन एक्चुअल में कितना स्टडी हो रखा है बॉडी बिल्डिंग में और मसल हाइपरट्रॉफी में, और आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? तो मोर और लेस सेम है। जो आपका एक्सपीरियंस है और जो स्टडी हो रखी है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही वो स्टडीज हो रखी हैं। प्रोटीन कौन सा सबसे ज्यादा फेमस है आप लोगों में? दैट इज वे प्रोटीन। क्यों फेमस है उसके ऊपर अपन देखते हैं, क्या बात करेंगे। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करता है तो आप करते क्या हैं? आप मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। एक एक लेवल से आपने 40 किलो तक आपने बेंच लगाया या कोई भी एक वेट जो है 40 केजी आज कैपेसिटी है, आप इसको इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे आके जब आपने मसल को तोड़ा, वो वापस से नई मसल प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई, तो अब आप उस लेवल का वेट उठाएंगे तो आपकी मसल्स टूटेगी नहीं। जब तक आपकी मसल टूटेगी नहीं, आप नई मसल नहीं बना सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इंक्रीमेंटल वेट के साथ में एक्सरसाइज करें, मैक्सिमम ट्राई करते रहें, और वो आप करते भी हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है। हम जब मसल मास गेन करना चाहते हैं तो हमारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो ब्रेक डाउन का क्वांटिटी है, जितना प्रोटीन ब्रेक डाउन किया उससे ज्यादा, मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप सिंथेसाइज करें। ऑब्वियसली ब्रेक डाउन से ज्यादा अगर आप प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे तो आपकी मसल मास जो है, जिसको आप हाइपरट्रॉफी बोलते हो, इंक्रीज होगा। सब लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए। आपने मसल को तोड़ा, एक बायोकेमिकल फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, उसने लीवर ब्रेन को इन्वॉल्व किया। अगर आपके ब्लड में अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी अच्छी खासी है और आपका एनर्जी स्टेट अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपका प्रोटीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेटर और ज्यादा क्वांटिटी में सिंथेसाइज होगा, जितना आपने तोड़ा उससे ज्यादा। सो इसीलिए बोलते हैं रैपिडली डाइजेस्टेड प्रोटीन। आप अभी आगे ना बात, क्यों मैंने बोला वे इज वेरी पॉपुलर। वे आप सब लोग जानते हो बहुत रैपिडली डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरी बात, एसेंशियल अमीनो एसिड की क्वांटिटी वे में बहुत ज्यादा होती है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ल्यूसिन की क्वांटिटी वे में बहुत ज्यादा होती है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है किसके लिए? टू स्टिमुलेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज नोन एज एमपीएस। Protein supplementation is a very practical way to ensure adequate amount of protein, both in quantity as well as in quality. Where आपका, जहां पर आपका कंसर्न क्या है? कैलोरी इनटेक आपका एक कंसर्न है। कैलोरी ज्यादा नहीं जानी चाहिए, नाप तोल के कैलोरी लेनी है, तभी आप सप्लीमेंट के बारे में सोचें। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि कैलोरी इज नॉट एन इश्यू, तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि गो फॉर रेगुलर मील। बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स अवेलेबल हैं, आप सब लोग जानते हैं। अंडा, मीट, फिश, चिकन, मटन, बीफ, मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोटीन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास में। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप सप्लीमेंटेशन में जाएं। सप्लीमेंट कब लेना चाहिए आपको? सप्लीमेंट अब तभी लेना चाहिए व्हेन यू नीड मोर क्वालिटी,
more quantity of protein but not additional calories, तो आप सप्लीमेंटेशन पे जाएं। ये चीज आप ध्यान में रखिए। हम जब डिफरेंशिएट करेंगे वे प्रोटीन कंसंट्रेट वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट को या हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन को और वे प्रोटीन आइसोलेट को, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है को इंजेक्शन विद सम इंपॉर्टेंट स्टिमुलस जैसे क्रिएटिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट HMB। क्रिएटिन मैंने पिछली स्लाइड्स में भी आपको बोला, क्रिएटिन की टाइमिंग जो है दैट डिसाइड्स कि वो क्या काम करेगा। आप अगर प्री वर्कआउट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इट विल बी यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। अगर आप वे के साथ में पोस्ट एक्सरसाइज वे के साथ में क्रिएटिन खाते हैं तो इट विल वर्क एज मायोस्टेटिन इनहिबिटर, मतलब जो एक जीन है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, ये उस जीन को रिड्यूस कर देगा, उसके काम को बंद कर देगा ताकि आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस और ज्यादा हो सके। हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट और HMB अगर आप वे के साथ में लेते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है ज्यादा से ज्यादा अमीनो एसिड्स को मसल सेल के अंदर भेजने के लिए, ताकि बेटर प्रोटीन जो है बेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके वो मसल जो आपने एक्सरसाइज की है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मसल आपने एक्सरसाइज किया बड़ा करने के लिए, मसल साइज को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं? बेसिक फंडामेंटल में आप ध्यान रखिए, इट इज नॉट ओनली प्रोटीन। सबसे बड़ी समस्या जो है मैंने देखी है कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, नो, इट इज नॉट ओनली प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल हाइपरट्रॉफी या मसल प्रोटीन सिंथेसिस। पहली बात, जो भी आप प्रोटीन खाओगे उसके अमीनो एसिड्स जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार करके देगा आपके लीवर को, वो इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी सोर्स से प्रोटीन खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सरसाइज के बाद में नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके ब्लड में कितने अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं और किस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वे इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी से ब्लड में आ जाते हैं, तो इट इज वेरी पॉपुलर। नेट प्रोटीन बैलेंस, जैसा पिछली स्लाइड में मैंने बात करी, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए प्रोटीन कैटाबॉलिज्म या जो आपने मसल के प्रोटीन को तोड़ा है उससे, तभी आप हाइपरट्रॉफी स्टेट में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। बड़ी कॉमन सी बात है। नेट प्रोटीन सिंथेसिस मतलब एनाबॉलिज्म शुड बी मोर देन कैटाबॉलिज्म। ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ कैटाबॉलिक कंडीशन ही प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन एक बायोकेमिकल फीडबैक मैकेनिज्म भी इनिशिएट करती है जो ये इंश्योर करता है ये एनाबॉलिक सिग्नलिंग जो हो, और उसमें वो मसल जो आपने एक्सरसाइज करी है, लीवर और हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ये तीन इन्वॉल्व होते हैं। चौथा इन्वॉल्वमेंट होता है ब्लड का। तो लीवर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड ब्लड को डिलीवर करता है। ये ब्लड जो है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोथैलेमस आपके mTOR पाथवे के थ्रू हाई अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड उस मसल में डिलीवर करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। अपन अगर आप लोगों की डिमांड रही तो अपन हाइपरट्रॉफी के ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म के ऊपर एक सेपरेट स्लाइड शो भी ले सकते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये स्लाइड शो लेने में भी। सो ये एनाबॉलिक सिग्नलिंग क्या किया इसने आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को या एनाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दिया। कंडीशन वही कंडीशन, अमीनो एसिड और एनर्जी, ये दोनों जो है पॉजिटिव स्टेट में रहनी चाहिए, हाई स्टेट। ओके, मसल प्रोटीन सिंथेसिस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? देखिए, तीन की कंपोनेंट होते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसमें सबसे पहला होता है एनर्जी स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू।
जो आपने एक्सरसाइज किया, आपने क्या किया, उसकी एनर्जी को डिप्लीट कर दिया आपने। अब सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होना चाहिए कि ये एनर्जी वापस से रिप्लीट हो। वो जो टिश्यू है जो आपने यूज लिया है, जिसकी एक्सरसाइज की है, बाइसेप हो या थाई मसल्स हो, ट्रेपीजियस हो, जो जो भी एक्सरसाइज आपने करी है, ये सबसे पहले आपको करना क्या है, एनर्जी वापस लेके आना। मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है, जो आपके गुरु लोग हैं या जो अच्छे ट्रेनर लोग हैं, जैसे मलिक भाई हुए, शेरा बाजी हुए, विक्की बाजी हुए, पंकज या सैम, ये सब लोग क्या करते हैं, जब भी जिम जाएंगे उससे पहले एक अच्छा खासा कार्ब लोडिंग करके जाएंगे। वो सिंपल कार्ब लोडिंग नहीं करते हैं। मलिक भाई अक्सर अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, आप पोहा खा के आओ, आप स्वीट पोटैटोज खा के आओ, और कुछ नहीं मिले तो बनाना खा के आओ, दलिया खा के आओ, कॉर्नफ्लेक्स खा के आओ, कुछ भी खा के आओ। ये सब क्या है, दैट इज हाई अमाउंट, हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना वो। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब तक तो आपके ग्लाइकोजन और जो ब्लड ग्लूकोज है वो आपको एनर्जी दे देगा। अब रिप्लेसमेंट, क्योंकि जब आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, तब तक ये जो ग्लूकोज आपने, मतलब कार्बोहाइड्रेट आपने खाए थे, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपके ब्लड में आ चुके होंगे, और ये उस एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे जो आपने खर्च करी है। तो सबसे पहले एनर्जी स्टेटस आपको हाई रखना है, पॉजिटिव स्टेट में रखना है जिस मसल की आपने एक्सरसाइज करी है। तो कार्बोहाइड्रेट से किनारा नहीं करें, कार्बोहाइड्रेट इज मस्ट। दूसरा, इंसुलिन लेवल। इंसुलिन लेवल आप सब लोग जानते हैं कि सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इंसुलिन स्पाइक देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो स्लो एंड स्टेडी रिलीज देते हैं इंसुलिन को। तो अगेन अगर आप लोग कार्ब पहले लेके आते हैं जिम आने से पहले, तो आपका इंसुलिन लेवल भी पॉजिटिव स्टेट में रहेगा जब आप एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी। और तीसरा, अमीनो एसिड ल्यूसिन, सब लोग जानते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। ल्यूसिन जो है वो डायरेक्ट एनालॉग होता है एक उस रिसेप्टर का जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा, आप नाम सबने सुना, मैमेलियन टारगेट ऑफ रीपामाइसिन, दैट इज एमटोर। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर रेगुलेटर। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसलेशन या मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए, अमीनो एसिड को इकट्ठा करना है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करना है, इन सब का कंट्रोल कौन करता है, एमटोर करता है। ये एमटोर कहां होता है, हर मसल के सेल में होते हैं एमटोर। तो जब आप अगर मुझे बोलेंगे हाइपरप्लेजिया के ऊपर एक बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल रोल इन हाइपरप्लेजिया, तो अपन उसके ऊपर डिटेल में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप के एमटोर होते हैं, दैट इज सब यूनिट C1 एंड सब यूनिट C2। मैंने अभी आपसे बोला कि एक्सरसाइज ने आपकी एनर्जी खत्म कर दी, जैसे ही आपके कैटाबॉलिज्म क्यों होता है ना, जैसे ही आपने एक्सरसाइज खत्म करी, मतलब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपका उस पर्टिकुलर मसल का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। जैसे एनर्जी लेवल डाउन हो गया, अभी आप उस कंडीशन में हो जब ये मसल जो है कैटाबॉलिज्म में चली जाएगी, मसल कंटिन्यूअसली अमीनो एसिड रिलीज करती रहेगी और मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला, बार बार बोला कि आपको सबसे पहले एनर्जी का सोर्स देना है उस मसल को, दैट इज कार्बोहाइड्रेट इज सूटेबल सोर्स। नंबर 2, अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड्स देने हैं जो नए प्रोटीन को ट्रांसलेट कर सकें या सिंथेसाइज कर सकें। ठीक है, अभी आप देखिए कि जब मसल को आपने एनर्जी दे दी, और जब उस कंडीशन में जब आपने मसल को एनर्जी नहीं दी, मतलब आपने पहले जिम आने से पहले कुछ खाया नहीं है, या पोस्ट एक्सरसाइज कोई अच्छा मील नहीं लिया आपने जो अच्छी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला हो, तो क्या होगा, कैसे सिंथेसाइज होगा। एक एक जो मॉलिक्यूल प्रोटीन का अमीनो एसिड जब जुड़ता है, एक अमीनो एसिड जोड़ने के लिए 4 एटीपी लगते हैं। कुल मिला के जितनी एनर्जी आपने खर्च कर दी एक्सरसाइज में वो तो अलग बात है,
लेकिन जो रीसिंथेसाइज मसल करनी है आपको, मसल प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना है, जिस मसल को आपने तोड़ा है या एक्सरसाइज करी है, उसके लिए आपको 24 घंटे में एवरेज 485 किलो कैलोरीज चाहिए, और वो एवरेज 485 किलो कैलोरीज प्रोटीन से नहीं आनी चाहिए। अगर आई प्रोटीन से तो वो प्रोटीन आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं जाएगा। सो बी केयरफुल। कार्बोहाइड्रेट एटलीस्ट 500 कैलोरी एडिशनल चाहिए आपको, अगर आप मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो। ओके, फीडिंग सेल आफ्टर एक्सरसाइज अलाउ देम टू मेंटेन इन हाई एनर्जी। बिल्कुल, मैंने बोला कि अगर आप अच्छा मील लेते हैं, वे पी लिया आपने एक्सरसाइज खत्म करने के बाद, ओके, लेकिन उसके कम से कम आधे घंटे के अंदर अंदर, वे पीने के आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर आप एक अच्छा मील भी लें जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ब्लेंड लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा पोस्ट एक्सरसाइज में। प्री में आप हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रीफर करें। सो प्रोटीन जो है उसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। आप देख लीजिए ये ग्राफ क्या बोलता है। फास्टेड स्टेट में मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा है। अमीनो एसिड खाली आपने दे दिए और इंसुलिन मतलब ग्लूकोज आपने नहीं इस्तेमाल किया, तब भी उतना का उतना ही मसल ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन खाली ले लिया तो। अगर आपने अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन रिलीज करने के लिए अच्छे वाला सिंपल कार्ब ले लिया तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, ब्रेकडाउन कम होगा। देखिए, फर्स्ट थिंग दैट मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन इज मस्ट फॉर रिडक्शन और इनहिबिट मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। जो मसल आपकी लगातार टूटे जा रही है ना एक्सरसाइज के बाद में भी, उसको रोकने का काम कौन करेगा? इंसुलिन सबसे पहले। हाई अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड अवेलेबल इन योर ब्लड विल आल्सो रिड्यूस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन, और ऑब्वियसली ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने में भी मदद करेंगे। सो बोथ एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी एंड प्रोटीन both are responsible to inhibit breakdown of protein, मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन रोकने के लिए, और एनाबोलिक स्टेट मतलब कैटाबोलिज्म रोकने के लिए और एनाबोलिज्म करने के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। हम वापस आते हैं प्रोटीन पे, है ना। आज का टॉपिक हमने लिया प्रोटीन का। ये जस्ट मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि इट इज नॉट ओनली प्रोटीन बट प्रोटीन के अलावा भी इंपॉर्टेंट है अगर आप हाइपरट्रॉफी करना चाहते हो। कार्बोहाइड्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन का रिलेशन, ठीक है। हमने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा प्रोटीन की क्वालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। हमने पीईआर देखा, बायोलॉजिकल वैल्यू है बीवी देखा, एनपीयू देखा, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन देखा। तो ये सब चीजें जो हैं, हमने ये देखा कि एनिमल और वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन में जो है वो डिफरेंट होती है। एनिमल प्रोटीन हाई क्वालिटी और वेजिटेरियन प्रोटीन लो क्वालिटी प्रोटीन कहलाते हैं। ऐसा सिर्फ यही कारण है कि हम मसल हाइपरट्रॉफी में डिफरेंट रिजल्ट देखते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के, बिकॉज क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगा। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर कौन सा है? बायोलॉजिकल वैल्यू। अपन ने पिछले प्रीवियस प्रेजेंटेशन में देखा था क्या है बायोलॉजिकल वैल्यू? कितना अमाउंट आपने लिया और डाइजेशन के बाद में कितना अमाउंट लीवर को मिला, दैट इज बायोलॉजिकल वैल्यू। 100 ग्राम आपने वे खाया या 100 ग्राम आपने सोया प्रोटीन खाया, 100 ग्राम में से कितने ग्राम लीवर तक पहुंचा, दैट अमाउंट इज बायोलॉजिकल वैल्यू। और फिर एनपीयू क्या है? जो लीवर को मिला उसका कितना नए टिश्यू बनाने में इस्तेमाल हुआ, उसकी नाइट्रोजन कितनी इस्तेमाल हुई, दैट इज नेट प्रोटीन और नाइट्रोजन प्रोटीन यूटिलाइजेशन, एनपीयू। ओके, एनिमल सोर्स प्रोटीन हमने देखा कौन कौन से हैं। बेंचमार्क है एग प्रोटीन, एल्ब्यूमिन बोलते हैं हम, एग व्हाइट में मिलता है। दूसरे
एनिमल प्रोटीन जो बहुत पॉपुलर हैं वो वे और कैसीन है। इसके अलावा आप बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के मीट खाते हैं, वो मेरीन एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो चिकन भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो they all are considered as high quality protein। रीजन उनमें सब वो अमीनो एसिड्स हैं उस क्वांटिटी में जितने हमें चाहिए, और हम डाइजेशन भी उन अमीनो एसिड्स का कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग प्रोटीन की। एग प्रोटीन मैंने बोला बेंचमार्क प्रोटीन है। क्यों बेंचमार्क है? क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम एल्ब्यूमिन खाया तो 100 का 100 ग्राम आपके लीवर को डिलीवर होगा। और इसका NPU 94 है, जो 100 ग्राम आपके लीवर को डिलीवर हुआ उसका 94% नए प्रोटीन सिंथेसिस में, नए टिश्यू फॉर्मेशन में खर्च हो जाएगा। मतलब हाई अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू, हाई क्वांटिटी, हाई नंबर ऑफ NPU। ये जो है अगर आप वे से भी कंपेयर करो तो वे से भी बेटर ऑप्शन है एग प्रोटीन। Obviously, it is very much easy to digest, slowly release करता है अमीनो एसिड्स का, वे के जैसे एकदम फ्लश नहीं करता अमीनो एसिड को, और केसीन के जैसे बहुत सस्टेनेबल टाइम नहीं लेता, मॉडरेट है। क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड जो है वो बहुत अच्छी खासी होती है, बोथ ब्रांचियल अमीनो एसिड भी और एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी। ये एक स्लाइड है जो आप इस रेफर कर सकते हो कि एग एल्ब्यूमिन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे हम इंपॉर्टेंट बात करें, आइसोल्यूसिन 5 ग्राम पर 100 ग्राम, ल्यूसिन 6.8 ग्राम पर 100 ग्राम, और वेलिन 6.02 ग्राम पर 100 ग्राम। ये दिस इज BCA। तो आप देख सकते हैं एक ये स्लाइड। सो एग प्रोटीन और एग एल्ब्यूमिन इज नोन टू इंक्रीज फैट फ्री मास, जिसको आप मसल मास बोलते हो। इट इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड इट इज रिच इन BCA एसेंशियल फैटी एसिड्स। हमारे पास में है, हाँ है, एग वे, एक साइंटिफिक ब्लेंड है वे और एग एल्ब्यूमिन का। बहुत शानदार रिजल्ट, मैं बोलूं उससे ज्यादा बेहतर है कि आप इस्तेमाल करके। ओके, वे, ये बहुत से लोगों की इंक्वायरी थी कि वे है क्या चीज, डिफरेंट टाइप के वे होते क्या हैं। चलिए अपन देख लेते हैं। बोविन मिल्क, जो हम गाय भैंस का दूध पीते हैं, 3 से 3.5% प्रोटीन कैरी करता है। इस 3% में से मेजर पार्ट मतलब 80% कैसीन होता है और 20% वे होता है। तो 1 लीटर अगर आप दूध पिएंगे तो आपको लगभग 24 ग्राम के आसपास, 24 से 27 ग्राम कैसीन मिलेगा, और लगभग 6 से 7 ग्राम वे मिलेगा। वे कैसे बनता है? जब मिल्क को आप कोआगुलेट करते हो, कोआगुलेट समझते हो मतलब फाड़ना, दूध फटना है ना। जब दूध फाड़ दिया आपने कुछ डाल के, लैक्टिक एसिड डाल दिया, नींबू डाल दिया, सिरका डाल दिया, आपने दूध को फाड़ दिया, कोआगुलेट हो गया। कोआगुलेशन के बाद में 2 पार्ट दिखते हैं आपको, एक सॉलिड पार्ट हो जाता है, एक लिक्विड पार्ट हो जाता है। जो पोर्शन प्रोटीन का सॉलिड पार्ट में जाएगा वो कैसीन है, और जो लिक्विड में रहेगा वो वे है। ठीक है, अब ये जो वे है इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं और स्प्रे ड्राई कर लेते हैं। इसमें प्रोटीन भी आएगा, लैक्टोज भी आएगा और मिनरल्स भी आएंगे, जो लिक्विड पार्ट बचा वो। वे में, वे इटसेल्फ वो कुछ प्रोटीन या कुछ पेप्टाइड्स का एक कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से पेप्टाइड्स होते हैं उसमें? उसमें बीटा लैक्टोग्लोबुलिन होता है, अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन होता है, बोविन सीरम एल्ब्यूमिन होता है, लैक्टोफेरिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं उसमें, और 2 एंजाइम्स होते हैं। कौन से? लैक्टोपेरोक्सीडेज एंड ग्लाइकोमरकेप्टोपेप्टाइडेज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को क्या लेना देना क्या होता है क्या नहीं होता। आपके लिए वे प्रोटीन जो है दैट इज वेरी easy to digest protein and it is very good protein।
जब हम एक पाउडर मतलब लिक्विड जो आपने सेपरेट किया था दूध फाड़ने के बाद उसको ड्राई करते हैं अगर, तो उसमें 8 से 10% प्रोटीन होता है जो वे प्रोटीन, ठीक है। उस प्यूरिफिकेशन से हम डिफरेंट टाइप के वे मैन्युफैक्चर मतलब सिंथेसाइज होंगे या मैन्युफैक्चर होंगे। अब क्या होता है, दूध फटने के बाद जो लिक्विड बना उसको तुरंत प्रोसेस करना पड़ता है। अगर हमने उसको छोड़ दिया तो वो ससेप्टेबल होता है कल्चर के लिए, तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए तुरंत उसको प्रोसेस करते हैं। कैसे प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूग होते हैं। अगर आपने कभी दूध में से क्रीम निकालने की मशीन देखी है, वो सेंट्रीफ्यूग होता है ना, जिसमें दूध दूध वाले जो हैं दूध को ऐसा घुमा के क्रीम अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो बचा हुआ कैसीन है, जो बची हुई फैट है, उसको इस लिक्विड में से हटा देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो बचा लिक्विड आया आपके पास इसको पास्चराइज कर लेते हैं। पास्चराइजेशन मतलब उसके बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो भी है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया आपने, और उसको तुरंत ठंडा कर लेते हैं 5 डिग्री या उससे नीचे टेम्परेचर पे। अभी इसकी फिल्ट्रेशन शुरू होती है। सबसे पहले आरओ या नैनो फिल्ट्रेशन होती है। आरओ या नैनो फिल्ट्रेशन क्या करेगी, पानी को बाहर कर देगी, सॉलिड जो है उसको रिटेन कर लेगी। अगर पानी कम हो गया, गाढ़ा हो गया, तो ऑब्वियसली प्रोटीन की क्वांटिटी और लैक्टोज की क्वांटिटी जो है हाई हो गई। अब ये जो आपके पास गाढ़ा लिक्विड आया, इसको डिफरेंट मेथड जैसे क्रोमेटोग्राफी हुई, लैक्टोज सेपरेशन की टेक्निक्स, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हुआ, वो सब करके लैक्टोज को अलग निकाल लेते हैं और प्रोटीन को अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कितना लैक्टोज हटा दिया, कितना प्रोटीन बचा, ग्रेडिंग होती है। जैसा वे 35 मतलब उसमें 35% तो प्रोटीन है और बाकी लैक्टोज है और मिनरल्स हैं। वे 70 में 70% प्रोटीन आ जाएगा, उसमें से लैक्टोज और ज्यादा हटा दिया। कंसंट्रेट फॉर्म में मैक्सिमम वे प्रोटीन 80% जो है वो कंसंट्रेट हो सकता है। ये 80% ड्राई बेसिस होता है, एक्चुअली नहीं। एक्चुअली और उसमें क्या होता है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जहां पर WBC 80 हम इसको नाम देते हैं, इसमें अगर हम मॉइस्चर हटा दें तो टोटल 80% प्रोटीन होगा। इसमें लगभग 5 से 7.5% फैट आएगी और लगभग 5 से 10% के आसपास लैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट आएगा, और लगभग 3 से 4% तक मिनरल्स आएंगे जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब मिनरल। तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में WBC 35 ड्राई मैटर अगर बिल्कुल मॉइस्चर हटा दिया तो 35% प्रोटीन आएगा 100 ग्राम में 35 ग्राम। लेकिन एज इट इज जो पाउडर आपके हाथ में आता है उसकी बात करोगे तो लगभग 30% प्रोटीन होगा। WBC 50 में लगभग 40-41% प्रोटीन आएगा एक्चुअल बेसिस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चलता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला WBC 80, एक्चुअल में वो सिर्फ 75% प्रोटीन कैरी करता है। हालांकि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि जब एक्चुअल बेसिस पे WBC में 75% प्रोटीन होता है तो बहुत सारे लोग उसको हाई मतलब एक स्कूप में 75 से ज्यादा कैसे लेबल कर देते हैं जब WBC बनाते हैं। वो उन लोगों को पता होगा कैसे कर देते हैं। हम इसीलिए बोलते हैं हमारे जितने भी कंसंट्रेट फॉर्म में वो बेस मान के 75% मानते हैं हम WBC में 75% प्रोटीन आता है। तो फाइनल जो पाउडर आपके हाथ में आता है उसमें कितना प्रोटीन मिलता है? मार्क वे मिलता है 60 से 61% प्रोटीन। कंप्लीट वे में मिलता है 70% प्रोटीन आपको हाथ में। 100 ग्राम में 70 ग्राम प्रोटीन आएगा। 35 ग्राम में कितना आएगा? 24 ग्राम के करीब 35 ग्राम की सर्विंग में आएगा। कैफे वे ऑब्वियसली ये इसमें कुछ भी फ्लेवरिंग नहीं की हुई हमने, नेचुरल कैफी कॉफी यूज की हुई है, वो भी द बेस्ट कॉफी अवेलेबल इन द वर्ल्ड हम यूज करते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो कैफीन जो है वो फैटीग रिडक्शन में मदद करती है, CNS स्टिमुलेशन में मदद करती है, और कैफीन ग्लाइकोजन रिप्लेसमेंट में भी मदद करती है। हालांकि बहुत कम लोग जो है कैफे वे पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ पर्सनल टेस्ट और ये सब, बट कैफे वे कैरीज अराउंड 73% प्रोटीन।
तो हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो ये है 60% वाला, मार्क वे 70% अगर आपको प्रोटीन चाहिए, कंप्लीट वे, कॉफी के बेनिफिट, ग्लाइकोजन रिप्लेसमेंट हो या हाई थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन का हो, और टेस्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा टेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग कॉफी, कोल्ड कॉफी के जैसा आप इसको बना सकते हैं, दैट इज कैफे वे। अब हम देखते हैं जो बहुत मिथ है, कंसंट्रेट लेना चाहिए कि आइसोलेट लेना चाहिए, अब आप डिसाइड करो इस स्लाइड के बाद में। आइसोलेट क्या है? जो WBC 80 है उसको फर्दर अगर आपने प्यूरिफाई कर लिया, कैसे? आयन एक्सचेंज मेथड से, एक जो पानी फिल्ट्रेशन की टेक्निक होती है वैसे ये भी होता है आयन एक्सचेंज मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से या इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस से। उसमें आपने किया क्या है? आपने लैक्टोज और फैट को बिल्कुल हटा दिया, इवन आपने मिनरल्स को भी रिड्यूस कर दिया, जो कैल्शियम मैग्नीशियम और जो मिनरल्स वे में होते हैं उनको भी रिड्यूस कर दिया आपने, ठीक है? तो आपने बिल्कुल प्यूरिफाई कर लिया वे प्रोटीन कंसंट्रेट को, दैट इज नोन एज वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट में 85 से 88% एक्चुअल बेसिस पे प्रोटीन आएगा, लेस देन 1% प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, और लेस देन 1% फैट आएगा इसमें। तो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन अवेलेबल जो भी है उनमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आइसोलेट ही होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल वैल्यू किसी भी वे में चेंज नहीं होती। हाइड्रोक्सिलेट ले लो, कुछ भी ले दो आप, सेम रहेगी, बीवी उसकी 104 रहेगी, 92 रहेगा उसका NPU। सो दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, कैसे जो है वे कंसंट्रेट से हम वे आइसोलेट ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। आयन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन मेथड है और माइक्रोफिल्ट्रेशन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड है। अल्टीमेट रिजल्ट दोनों का एक ही होगा, वे प्रोटीन आइसोलेट का पाउडर, इवेपोरेशन मतलब स्प्रे। आइसोलेट हमारे पास दो हैं, जीरो कार्ब जहां पे फैट और कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% टोटल उसमें रहेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन जो है लगभग 84% रहेगा। आइसोलेट में थोड़ा सा फैट और थोड़ा सा कार्ब आएगा, लेकिन है ये भी प्योर वे प्रोटीन आइसोलेट का बना हुआ प्रोडक्ट। फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है यहाँ पे? जो कोका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोका जो है दैट इज रिच इन फैट, दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सो जो थोड़ा बहुत कोका हमने इसमें डाला है वो कंट्रीब्यूट करता है फैट को और कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन फिर भी 1 to 1.5% ऑफ फैट आएगा, 1 to 1.5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट आएगा। द रेस्ट इज प्योर वे प्रोटीन आइसोलेट। वो चॉकलेट फ्लेवर में है और जीरो कार्ब जो है वो चॉकलेट फ्लेवर हो नहीं सकता, तो वो दूसरे फ्लेवर्स, मैंगो है, क्रीम एंड कुकी। ओके, वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट। अब हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन क्या है? सिंपली जो वे को फर्स्ट स्टमक में जाके हाइड्रोलिसिस होना है, आपके एंजाइम और एसिड जो है उसको तोड़ना शुरू करेंगे पेप्टाइड में, वो काम आपने बाहर कर दिया है ना। तो आप सीधी सीधी भाषा में ये बोल सकते हो कि ये प्री डाइजेस्टेड वे प्रोटीन कंसंट्रेट है, जहां आपने डाइजेशन पहले से कर दिया, बाहर ही कर दिया। क्या यूज करके? बहुत सारे प्रोटोलाइटिक एंजाइम अवेलेबल है मार्केट में, बैक्टीरियल सोर्स से या ईस्ट सोर्स से, उनको आपने इस्तेमाल करके हाइड्रोलिसिस कर लिया। WPH जो है वो एवरेज 75 से 77%, फिर 75 to 77% प्रोटीन कैरी करता है, जो क्लेम किया जाता है 80 to 82%। 3% इसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट होता है, 5 से 7% फैट होता है। तो दैट इज नॉट मच different as compared to whey protein concentrate, apart from that it is partially pre-digested protein। जहां पर टाइमिंग मैटर करता है वहां पर आप वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन यूज कर सकते हो, या जहां पे ये लगता है कि एक एक मिनट जो है मेरे लिए कीमती है, तुरंत मेरे को अमीनो एसिड स्प्रेड चाहिए अपने ब्लड में, आप वहां पर HPC। ओके, कैसीन क्या है? सब लोग जानते हैं, एंटी कैटाबोलिक प्रोटीन हम बोलते हैं। क्यों?
अब देखिए मेरा फेवरेट प्रोटीन अगर मैं बोलूं दैट इज कैसीन। वे ठीक है खा लो आप, वो एक एनाबॉलिक प्रोटीन है, बट विदाउट कैसीन बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अच्छी हाइपरट्रॉफी गेन करना। आप लोग कैसीन खाते हो, चाहे दूध पियो, पनीर खाओ, किसी भी फॉर्म में खाओ, आप खाते हो, मैं मानता हूं, लेकिन कैसीन जो है वो मस्ट भी प्रोटीन होना चाहिए, मतलब हर हालत में आपको लेना ही लेना है। वे लिया ठीक है, लेकिन कैसीन को छोड़ना नहीं है, चाहे आप सप्लीमेंट लो, चाहे आप नेचुरल सोर्स से खाओ, कैसीन इज मस्ट प्रोटीन। कारण क्या है? दूध कैसे बनाए, ऊपर वाले ने क्यों बनाया दूध का? एक न्यूबॉर्न को, चाहे वो गाय का भैंस का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, सब जो है उनकी ग्रोथ होनी है, उनको अमीनो एसिड सप्लाई करना, उनको एनर्जी सप्लाई करना, उनको विटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए। तो कैसीन जो है ये एनर्जी, कैल्शियम या मिनरल जितने भी होते हैं और विटामिन, इनको बाइंड करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्म में बाइंड करके रखता है। ऊपर वाले ने दूध में कैसीन इसलिए डाला है। अगर आप कैसीन इस्तेमाल करेंगे किसी भी फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में या सप्लीमेंट फॉर्म में, ये बेनिफिट आपको भी मिलेंगे। हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपकी बॉडी में जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा, फास्फोरस जाएगा, विटामिन जाएंगे जो दूध में जितने भी होते हैं, ठीक है, वो मिसल्स में रहेंगे कैसीन के। चाहे वो आप पनीर खाओ या दूध से बनी हुई कोई भी चीज खाओ, या कैसीन का सप्लीमेंट लो, लेना जरूरी है, ये मेरा मानना है। अच्छा, कैसीन कितने टाइप के होते हैं? कैसीन के अंदर 4 टाइप का होता है, अल्फा S1, अल्फा S2, अल्फा उसके बाद बीटा और कापा। वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, मतलब क्यूमुलेटिव फिर कैसीन की प्रॉपर्टी हो जाती है। अल्फा S1 एंटीऑक्सीडेंट होता है, अल्फा S2 एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देता है, बच्चे को डिफेंस देने के लिए, ठीक है। बीटा जो होता है वो बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस में सपोर्ट करता है, स्पेशली इम्यूनिटी बनाने में मदद करता है वो। और कापा जो होता है वो मिनरल्स को बाइंड करके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। कैसीन जो है इसीलिए दिस इज नोन एज एंटी कैटाबोलिक प्रोटीन। क्यों क्यों एंटी कैटाबोलिक है? बिकॉज द रिलीज ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी स्लो, और ये कंटिन्यूअस होता है। कितनी देर के लिए? इट मे गो अप टू 12 आवर्स। मतलब आपने एक बार खा लिया, स्लोली आपकी बॉडी में अमीनो एसिड डिस्पेंस होते जा रहे हैं, सप्लाई होते जा रहे हैं। कब तक? 10 से 12 घंटे तक। अब जितना कंटिन्यूअसली अमीनो एसिड सप्लाई होते जाएंगे, उतना आपका कैटाबॉलिज्म रिड्यूस होता रहेगा। वे क्या है, सारे अमीनो एसिड एक साथ दे देता है, 3 घंटे में खत्म। कैसीन जो है रेगुलर सप्लाई करता रहता है। सो कैसीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डर्स। किसी भी फॉर्म में खाओ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सप्लीमेंट लो। वेजिटेरियन प्रोटीन हमने देखा इट इज पुअर क्वालिटी प्रोटीन। क्यों पुअर क्वालिटी होते हैं? हमने देखा वो सीड में होते हैं, सीड में प्रोटीन इनहिबिटर्स होते हैं जो डाइजेशन करने वाले हमारे एंजाइम का काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे किस काम का प्रोटीन? और कुछ जो होते हैं ग्रेन्स, जैसे गेहूं में, चावल में, पीनट में, मटर में, वो पूरे 20 अमीनो एसिड होते ही नहीं, कम होते हैं, तो इसलिए उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। हालांकि दाल और रोटी या दाल और चावल मिलके कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अकेले की बात करें तो सिंपल सी रीजन है कि ये कारण है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते वेजिटेरियन, दूसरा इनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए ये। अच्छा, कैसीन हमारे पास प्योर कैसीन अवेलेबल है, बिल्कुल, लगभग 25 ग्राम प्रोटीन देता है एक स्कूप पे। अगर आप कंपेयर करें, ये बड़ी एक सिंपल सी स्लाइड बनाई है मैंने। ये जो है प्रोटीन के सोर्स WBC, अगर आप कंसंट्रेट लेते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी फास्ट है उसकी, 75 से 76% एक्चुअल में प्रोटीन आएगा उसका, तो फ्लेवरिंग और ये सब करके लगभग 70 से 73% आएगा।
70 to 73%। फैट कंटेंट एवरेज 6-7% होता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट इसमें 5 से 10% होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू किसी भी प्रोटीन की वे प्रोटीन की 104, एनपीयू किसी भी वे प्रोटीन का 92, ब्रांच चेन अमीनो एसिड कंसंट्रेट में 15.28%, एसेंशियल अमीनो एसिड 100 ग्राम में 35.42 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड। WPI में सब कुछ सेम है, कार्बोहाइड्रेट फैट लेस देन 1% होगा, बीवी और एनपीयू सेम रहेगा। ये देखिए अमाउंट ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड 23.31%। 100 ग्राम आइसोलेट खाएंगे 23 ग्राम BCA मिल जाएगा। लगभग 48 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगे आइसोलेट में 100 ग्राम अगर खाओगे तो आप। हाइड्रोसिलेट इज मोर और लेस वेरी सिमिलर टू कंसंट्रेट, उसमें 15% के आसपास BCA, इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, 18% आ जाएगा। 35 से टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड 39 आ जाएंगे। कैसीन भी अच्छा प्रोटीन है, 16 ग्राम BCA देगा, 34% आपको 100 ग्राम में 34 ग्राम आपको क्या देगा, एसेंशियल अमीनो एसिड देगा। एग एल्ब्यूमिन तो ऑब्वियसली बेंचमार्क प्रोटीन है, लगभग 18 ग्राम तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड दे देगा, लगभग 37 ग्राम आपको एसेंशियल अमीनो एसिड दे देगा। सोया प्रोटीन मेरे ख्याल से बात करना ही बेकार है, आप लोग इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज मे बी 5 to 10 grams और इवन मैक्सिमम 15 ग्राम पर डे, उसमें कोई बुराई नहीं है सोया प्रोटीन इस्तेमाल करने में। प्रोटीमिक्स हमारा एक ब्रांड है जो ब्लेंड है एग प्रोटीन का, WBC का, WBI का, कैसीन का, सोए का। तो ये एक नटशेल में छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा आपने, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो है वो क्या काम करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप, ये नंबर है व्हाट्सएप के। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @SaneScience, और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sanescience.com और sanenutritions.com। सो दोस्तों जल्दी 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर हाजिर होता हूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बी सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप को बचाए रखें। थैंक यू।